दोस्तों, जब एक आम इंसान अपना एक खुद का मकान बनाता है तो उसे ये नहीं पता होता कि वे घर की किस तरह से बनाना होता है। ठीक है, कि किस तरह से बना, स्टेप नहीं पता होता है। यानी कि घर बनाने का स्टेप बाय स्टेप जो है क्या प्रोसीजर होता है। हालांकि घर बनवाने के बाद उसे स्टेप्स का पता चल जाता है, लेकिन पहले पता होना चाहिए ना। अगर यही चीज़ अगर आप हमें शुरुआत में पता हो तो इसके बहुत फ़ायदे होते हैं दोस्तों। जैसे कि आपके घर का काम क्वालिटी के साथ साथ कंप्लीट होगा और आप घर बनाने की लागत में भारी बचत कर सकते हैं दोस्तों, अगर ये सब पहले पता होगा। जो लोग अपना घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं या बनवा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में सभी स्टेप बाय स्टेप घर बनाने का तरीका हम जानेंगे। ओके, और कौन से स्टेप हैं, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे घर का काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ कंप्लीट करा सकें। यह वीडियो दोस्तों अगर कुछ मिनट लगाकर पूरा देख लेते हो तो इसका फ़ायदा ये आपको बहुत अच्छा होगा कि आगे चल के लोगों को घर बनाने में जो तकलीफ़ें होती हैं या जो नुकसान होता है दोस्तों, या पैसा ज़्यादा लगता है, तो ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों हम मान के चल रहे हैं कि आपने अपना प्लॉट परचेज़ कर लिया है और क्लीन कर लिया है, और निर्माण कार्य के लिए जो परमिशन वगैरह लगती हैं अथॉरिटी से, ठीक है, या नक्शा पास कराना होता है, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ दोस्तों आपने पूरी कर ली है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से टाइप का घर बनाना है। जनरली दो तरह से घर बनाते हैं दोस्तों, एक तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, एक आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर दोस्तों वो होता है जिसमें हम कॉलम, जिसमें जो है सिर्फ कॉलम पर लोड नहीं होता है, और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर दो होता है दोस्तों, बीम और कॉलम के थ्रू लोड बियर किया जाता है। ज़्यादातर पुराने ज़माने में दोस्तों लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बनाते थे जो कि ब्रिक वर्क पर लोड बियर करता था। ठीक है, ब्रिक वर्क लोड बियर करता था, और वो जो पुराने ज़माने के घर थे वो अर्थक्वेक से वो नहीं थे, सेफ नहीं थे, अर्थक्वेक उनको रेसिस्टेंट नहीं करता था। ठीक है, अब दूसरा है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर दोस्तों जो आजकल जो बनाया जा रहा है, ठीक है, ये अर्थक्वेक रेसिस्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इसका प्रचलन किया जा रहा है। इसमें दोस्तों जो लोड है वो कॉलम और बीम पर ही सारा लोड रहता है। आसान भाषा में आपकी छत का लोड जो है दोस्तों कॉलम और बीम उठाते हैं इस फ्रेम स्ट्रक्चर में। इस टाइप के घर अर्थक्वेक रेसिस्टेंट भी होते हैं दोस्तों, इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर ही बनवाएं दोस्तों। स्टेप नंबर 2 आता है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है कि आप घर किस तरह से बनवाना चाहते हैं। अब आपको या तो एक इंजीनियर हायर करना चाहिए या आर्किटेक्ट से घर का मैप बनवाना चाहिए। इससे आप रूम का साइज़ डिसाइड कर सकते हैं, पूरा प्लॉट का प्लान कर सकते हैं। जब भी घर बनवाना चाहते हो तो दोस्तों यह एक ड्राइंग ज़रूर बनवाएं, प्लान, जिससे आपको पहले ही पता लग जाएगा कि कितने रूम निकल रहे हैं, कितने साइज़ का रूम निकल रहा है, और क्या क्या प्लान मेरे घर का रहेगा। आपके घर का पूरा खर्चा इस प्लान पर निर्भर करता है दोस्तों, ये ज़रूर बनवाएं आप, इससे बहुत बचत होती है। स्टेप नंबर 3 है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह से हायर करना है। भाई अब स्टेप नेक्स्ट आ गया। जनरली दोस्तों दो तरह से कॉन्ट्रैक्टर हायर करना होता है। नंबर फर्स्ट लेबर रेट, नंबर सेकंड विद मटेरियल। ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर। आप अपने घर का पूरा काम उनको देते हो, चाहे लेबर हो या मटेरियल, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो या मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर, यानी वह आपके घर का वो ताला लगाकर, अगर मैं बात करता हूँ विद मटेरियल की, तो वो दोस्तों ताला लगाकर चाबी आपके हाथ में देगा। अगर मैं बात करूं कि इस केस में विद मटेरियल के केस में दोस्तों आपको जो है बिजली और पानी और लाइजनिंग, जो लाइजनिंग होता है ना अथॉरिटी वगैरह का कोई काम, वो सब आपको देना है, बाकी सब वो चाबी लगा के ताला देगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट आता है जैसे कि लेबर रेट, और इसमें विद मटेरियल में अगर दोस्तों मैं बात करूं कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग दोस्तों 1500 से 1800 रुपया पर स्क्वायर फुट आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी दोस्तों, जिससे आप एक कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट बनवाना है विद मटेरियल में या लेबर रेट दोनों में कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट जरूर बनाएं, और स्टेप वाइज आप पेमेंट शेड्यूल जरूर रखें दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट में। उसके बाद दूसरा होता है दोस्तों जो कि लेबर रेट पर देते हैं। ठीक है, लेबर रेट पर देने के साथ साथ दोस्तों उसमें क्या क्या होता है, लेबर और टूल जो है कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में होता है। ठीक है, यहाँ पर मटेरियल की जिम्मेदारी ओनर की होती है दोस्तों, और लेबर की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है, और टूल्स की भी। अगर आप विद मटेरियल काम देने वाले हो तो वहाँ पर आपको
जो एग्रीमेंट करके काम देना है उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट देनी है दोस्तों। अगर आपने लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिया हो तब भी आप एग्रीमेंट जरूर बनवा लें। पेमेंट स्टेज और कॉन्ट्रैक्टर स्कोप जरूर बनाएं दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्टर का क्या स्कोप और वर्क है और ओनर का क्या स्कोप है। अगर दोस्तों अब आप लोग कहेंगे कि पहचान वाला है देख लेंगे, ठीक है, लेकिन दोस्तों कभी क्या होता है ना कि वे पहचान वाले ठेकेदार को काम दे देते हैं और पेपर वर्क कुछ भी कराते नहीं है, एग्रीमेंट कुछ नहीं कराते। इस चीज़ का पछतावा दोस्तों आपको बाद में पता चलेगा जब वो काम छोड़कर चला जाएगा आधा, ठीक है, या पेमेंट पहले निकाल लेगा और काम आपका नहीं करेगा, आपको वो परेशान कर देगा, ठीक है। जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर हायर करने जा रहे हो तो दोस्तों सिर्फ उसके रेट पर ही मत देखना, उसकी काम की क्वालिटी जरूर देख के आनी है, प्रीवियस जो काम उसने क्या कर रखा है, तब ज़रूर आप उसे काम दीजिए। क्योंकि शुरुआत में लोग पैसे बचाने के चक्कर में रेट देखकर काम दे देते हैं, इसीलिए दोस्तों सिर्फ रेट देखकर ही काम ना दें। अब इतना सब समझने से आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप किस तरह के कॉन्ट्रैक्टर से काम करने के लिए इच्छुक हो। अब नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों, अब आपका नेक्स्ट स्टेप है यानी कि एक प्लान की हुई प्लॉट आपको मिल गई, ड्राइंग लाइजनिंग सारा काम करने के बाद, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लेआउट करोगे, ठीक है, उस ज़मीन पर चूना डाल के इस तरह से लेआउट कर दोगे। फिर वो आपको जो है फुटिंग के गड्ढे एक्सकेवेट करना है, ठीक है, मार्किंग करके। एक्सकेवेट दो तरह से आप कर सकते हो, मैनुअली और जेसीबी से। लेकिन आप जब अगर दोस्तों जेसीबी से खुदाई कराने के बाद आपको लेबर की ज़रूरत भी पड़ती है, एक दो लेबर होती है जैसे कि उसका फुटिंग का जो है साइज़ प्रॉपर बना देती है। अगर आप गड्ढे जो है बाद में करें और अगर आप मैनुअली करते हो तो टाइम ज़रूर ज़्यादा लगता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, वो खुदाई जो है दोस्तों फुटिंग की कहाँ तक करोगे, आप खुदाई तब तक करोगे जब तक हार्ड स्टार्टर ना मिल जाए, कठोर मट्टी जब तक नहीं मिल जाए आप खुदाई करोगे। अगर स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो दोस्तों 5 फीट से 9 फीट तक हमें खुदाई करनी है। 5 फीट से कम खुदाई आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठेकेदार की बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना है। ठेकेदार क्या होता है, पैसा बचाने के लिए आपसे कहेंगे 2 फीट कर देता हूँ जी, 3 फीट कर देता हूँ, नहीं, 5 फीट से कम खुदाई फुटिंग की कभी भी नहीं करनी है दोस्तों। अच्छा, ये खुदाई होने के बाद अब दोस्तों वेल कॉम्पैक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है पीसीसी। पीसीसी दोस्तों आपको सोलिंग करने, पीसीसी से पहले थोड़ा सोलिंग कर लें, वेल कॉम्पैक्ट करने मट्टी को सोलिंग। फिर क्या होता है, उसको ड्रेसिंग करके पीसीसी कर सकते हैं। पीसीसी की दोस्तों मोटाई की अगर मैं बात करूं तो 4 इंची मिनिमम होती है, 6 इंची मैक्सिमम रखनी है। इसके रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 1:4:8, 1:3:6 ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और पीसीसी को ध्यान रखना ये लेवल में ज़रूर करनी है। अगर लेवल में नहीं करोगे तो उसका जो मैश है वो ढंग से रेस्ट नहीं करेगा और उसका लोड जो है प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। जब दोस्तों कॉलम बिल्कुल, फिर इसके बाद पीसीसी करने के बाद क्या करना है, आपको कॉलम की सेंट्रल लाइन निकालनी है, फिर उसको मार्क कर देना है, फिर कॉलम उस पर खड़ा कर देना है दोस्तों। कॉलम के केस में अगर मिनिमम डाया ऑफ द बार की बात करूं तो 12 mm सरिया होती है डाया की, मिनिमम है ये, ठीक है। मैक्सिमम आपका आर्किटेक्ट बताएगा कि कितना स्टोरी आप बना रहे हो, कितने फ्लोर बना रहे हो, तो आर्किटेक्ट आपको बता देगा, इंजीनियर बता देगा, ठीक है। और नंबर ऑफ बार भैया 4 सरिया जो है 12 की होनी है मिनिमम। 4 के बाद 6 सरिया ले सकते हो, 8 सरिया ले सकते हो, आप 10 भी ले सकते हो, 16 भी ले सकते हो, ठीक है, 12 भी ले सकते हो, ठीक है। स्ट्रिप जो रहती है दोस्तों डाया उसका 8 mm का रहता है, ठीक है। इस तरह से हुक जरूर मुड़वाएं दोस्तों। स्ट्रिप की अगर मैं बात करूं कॉलम में, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, हुक जरूर मुड़वाएं। स्पेसिंग का जरूर ध्यान रखें, 6 इंची की स्पेसिंग मिनिमम होनी चाहिए जो स्ट्रिप टू स्ट्रिप स्पेसिंग है, ओके। और बाइंडिंग जो है फुल बाइंडिंग करानी है। ऐसा क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट में मिस कर देते हैं बाइंडिंग को, स्टील इस तरह से आपको चेक करनी है, ठीक है। अब आता है दोस्तों कॉलम खड़ा करने के बाद, मैं ये कॉलम की सरिया हमने बता दी सेंटर लाइन करके। अब आती है फुटिंग की मैश के बारे में बात कर लेते हैं। फुटिंग की मैश दोस्तों, उसमें जो सरिया का डाया रहेगा मिनिमम 10 mm और मैक्सिमम 12 mm। बाकी मल्टी स्टोरी होगी वहाँ पर 16 और 20 की भी हमने लगते देखा है। इसकी स्पेसिंग की बात करूँ 6 इंची जो है स्पेसिंग रखोगे आप, ठीक है। फुटिंग में दोस्तों ये ऊपर जो है एल जरूर दें। कवर हमेशा दोस्तों यूज़ करना चाहिए, मट्टी और लकड़ी कभी भी कवर के रूप में नहीं यूज़ करनी है। जैसे नहीं, मट्टी नहीं, सॉरी, कभी क्या होता है ईंट लगा देते हैं,
बहुत लोग मट्टी लगा देते हैं, ईंट लगा देते हैं, और गट्टा जो लकड़ी का गट्टा रहता है वो लगा देते हैं। कवर की बात करूं तो दोस्तों फुटिंग में 50 mm का, कॉलम में 40 mm का, और बीम में 25 mm का, स्लैब में 20 mm का। ओके, अच्छा, अब इसमें जो कंक्रीट डालोगे दोस्तों वो M20 मिनिमम ग्रेड रखनी है आपको, जिसका रेशियो 1:3 रहेगा दोस्तों। इसमें पानी ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। जिसमें अगर पानी की बात करूं तो 28 से 32 लीटर आपको पानी डालना है M20 के केस में। ओके दोस्तों, एक बैग के मटेरियल का बात बता रहा हूँ मैं। जब भी फुटिंग की कंक्रीट हो तो दोस्तों वाइब्रेटर ज़रूर लगाएं, जिससे एयर वॉइड सारे ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारी कंक्रीट को जो है स्ट्रेंथ गेन करनी होती है। क्यूरिंग कम से कम दोस्तों 1 वीक से 12 दिन तक ज़रूर करें, ठीक है। इसके बाद जो हमारी फुटिंग कास्ट हो जाएगी, फिर पेडिस्टल कास्ट जरूर कर लें दोस्तों। पेडिस्टल में जो है M20 ग्रेड आप यूज़ करोगे, ठीक है। पेडिस्टल कास्ट करने के बाद आपको दोस्तों बैक फिलिंग स्टार्ट करनी है। बैक फिलिंग मट्टी भरने के बाद उसमें पानी भर दें ताकि अपना सॉइल सेटलमेंट प्रॉपर हो जाए दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्लिंथ बीम जरूर कास्ट करनी है। पेडिस्टल भरने के बाद प्लिंथ बीम कास्ट कर दो। फिर अच्छा, ये जरूर ध्यान दें दोस्तों, आपको DPC भी बनवानी है, और बैक फिलिंग के बाद सॉइल बैक फिलिंग हो जाए तो उसमें जैसे कि अब PCC करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों कि प्लिंथ बीम से नीचे ना ब्रिक वर्क नहीं करते हैं। भैया ब्रिक वर्क बहुत ज़रूरी करना होता है, प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क ज़रूर करें। अब इसके बाद दोस्तों जैसे कि DPC आती है। DPC का काम होता है दोस्तों ताकि नीचे मट्टी की मॉइस्चर को ऊपर फ्लोर में ना जाने देना, ठीक है। DPC का प्रयोग जरूर करें। अब क्वेश्चन आता है कि पहले ब्रिक वर्क करें या कॉलम, जैसे अब ये सारा हो गया, ठीक है। तो दोस्तों फिर क्या करना है, अगर अब यहाँ पर डिपेंड करता है आपका लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है या फ्रेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर दोस्तों आपका RCC फ्रेम स्ट्रक्चर है तो कॉलम आप पहले कास्ट कर ले, ठीक है। फिर स्लैब और ये सारा कास्ट कर सकते हो, ब्रिक वर्क बाद में कर लेना, ठीक है। लेकिन कभी कभी अभी भी जो लोग कर रहे हैं ब्रिक वर्क पहले कर लेते हैं, कॉलम के साथ साथ कर लेते हैं, ठीक है। इस पर वीडियो आप मेरी अनदर वीडियो डली हुई है, वो आप जाके देख सकते हो। अब आपको दोस्तों जैसे कि कॉलम की तैयारी हो गई, मान लो RCC फ्रेम स्ट्रक्चर आप कर रहे हो, तो दोस्तों अब आपको कॉलम का फर्मा बनाना है, जिसको हम बोलते हैं स्टार्टर बनाना है। स्टार्टर दोस्तों इसमें भी M20 ग्रेड जरूर रखनी है। जो कंक्रीट हमारी कॉलम की रहेगी उसी कंक्रीट में जो है इसका फर्मा बनाएं। हाइट दोस्तों इसकी जो स्टार्टर की है 2 इंची से 4 इंची जरूर रखें। अगर आप कर सकते हो तो 6 इंची 8 इंची कर लो, जिसमें वाइब्रेटर भी चल जाए, तो ताकि हमारे कॉलम का जो टोई होता है वो बिल्कुल मजबूत हो सके। अब मैं दोस्तों कॉलम की शटरिंग की बात करूं तो शटरिंग ऑफ द कॉलम बात करूं, जैसे शटरिंग लगाओगे तो कवर ब्लॉक जरूर लगाएं 40 mm का। उसका प्लम्ब जरूर चेक करें, साउल जिसको बोलते हैं, सपोर्ट जरूर चेक करें कॉलम की। उसमें M20 कंक्रीट डालनी है दोस्तों, और कंक्रीट के साथ साथ वाइब्रेटर का बहुत ज़रूर ध्यान रखना है कॉलम में दोस्तों। कॉलम में दोस्तों जो हाइट भरोगे कॉलम की वो 7 फीट तो मिनिमम है ही है। अब जिसमें कोई 1.5 फीट की बीम रख लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ड्राइंग की हुई है तो आप बीम का साइज़ माइनस करके वो कॉलम का हाइट आप भरोगे, ठीक है। मान लो आपका जो है बीम है 12 फीट पे, सॉरी स्लैब ले रहे हो आप 12 फीट पे, तो 12 फीट में से 1.5 फीट की अगर आप बीम रख रहे हो तो 1.5 फीट माइनस कर दो, तो वहाँ तक कॉलम भरेगा। अगर 10 फीट पे छत रख रहे हो, ठीक है, 10 फीट पे छत रख रहे हो तो 10 फीट में से 1.5 फीट माइनस कर दो, तो वहाँ तक कॉलम भरना है। ये है कॉलम का भरने का तरीका, हाइट। ओके, अब दोस्तों एज पर ड्राइंग अकॉर्डिंग रंगत करनी है, आउट कर देंगे, ठीक है। सूखी ईंट बिल्कुल नहीं लगानी है दोस्तों। एज पर ड्राइंग जो वॉल रखनी है, बाहरी वॉल जो है 9 इंची रखनी है, इनर वॉल जो है 4 इंची रखनी है दोस्तों। आपको ब्रिक वर्क करने से पहले दोस्तों ईंटों को जो है 1 दिन पहले जरूर गीला कर लें। और ब्रिक वर्क में हमेशा ध्यान रखना, जो मोटार का रेशियो रखना है वो आपको 1:5 रखना है, ठीक है। कहीं कहीं पे 1:6 भी रख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। 4 इंची के केस में आप 1:4 रख लो, ठीक है। अच्छा, 4 इंची की जो ब्रिक वर्क करोगे 1 दिन में बस 5 फीट तक 1 दिन में करनी है, नहीं तो गिर जाएगी आपकी ब्रिक वर्क, ठीक है। ये प्रैक्टिकली चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है एक 4 इंची की ब्रिक वर्क में RCC बैंड डाला जाता है, ठीक है। 7 फीट पे आप डाल सकते हो लिंटल के हाइट में, ठीक है। इसके बाद ब्रिक वर्क में दोस्तों सभी डोर विंडो जरूर ऊपर जो है लिंटल कास्ट जरूर करना है।
इसके बाद ब्रिकवर्क की 10 से 12 दिन जरूर तराई करनी है। अब बारी आती है दोस्तों लिंटल के ऊपर ब्रिकवर्क की, ठीक है। अब बारी आती है लिंटल के ऊपर ब्रिकवर्क करना है फिर, ठीक है। उसके बाद अपना स्लैब कास्ट कर देना है, जो उसी ब्रिकवर्क के साथ साथ, लिंटल के ऊपर के साथ साथ आपको मिड लैंडिंग तक जीना जरूर कास्ट करना है। जीना कास्ट करने के बाद आप स्लैब कास्ट कर सकते हो, ठीक है। अब स्लैब कास्ट करने से पहले अब जैसे बात करूं, अब स्लैब शटरिंग के बाद बात आती है ढलाई की। तो स्लैब थिकनेस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, स्लैब की जो थिकनेस रखनी है दोस्तों 5 इंची रखनी है। 5 इंची से कम आपको ढलाई बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं सरिया की बात करूं, जैसे कि जो 5 इंची की स्लैब को आप कैसे चेक करोगे, एक कैंडा ले लेते हैं या फिर एक सरिया ले लो, उसमें 5 इंची का निशान लगा लो, ठीक है। और उसमें जो कंक्रीट हो रही है उसमें डिप करो तो पता लग जाएगा कि कितने इंची की हमारी रोड यहाँ पे डल रही है। ये ऐसे आप चेक कर सकते हो। स्लैब कास्टिंग में दोस्तों आपको सीवेट जरूर देखना है, ओपीसी डाल रहे हो या पीपीसी जरूर डाल रहे हो। ओपीसी पीपीसी के बारे में हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, देख सकते हो, ठीक है। कवर का मैंने बताया दोस्तों, स्लैब में जरूर BCMM का जरूर कवर रखना है और इसमें 15 दिन की तरह आपको जरूर करनी है। डी शटरिंग दोस्तों स्लैब की 15 दिन से कम में नहीं करनी है, 15 दिन बाद जरूर करें, उससे पहले बिल्कुल नहीं करोगे आप 15 दिन से पहले। अब आता है दोस्तों स्लैब डलने के बाद पैरापीट वर्क, ठीक है। पैरापीट वर्क कर देते हैं, इसके साथ साथ ममटी भी बना लेते हैं। ममटी स्लैब से ऊपर होती है ना, इसीलिए फिर ममटी की छत कास्ट कर लोगे, ठीक है। अब आता है प्लास्टर दोस्तों। प्लास्टर वर्क से पहले दोस्तों इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग ये सब काम जरूर हो जाना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग सारा हो गया। प्लास्टर दोस्तों सीलिंग में 1:3 का रेशियो रखो, 6 mm थिकनेस रखो, इंटरनल 1:4 का रेशियो रखो, 12 mm थिकनेस रखो, एक्सटर्नल 1:4 का रेशियो रखो और 20 mm तक आपकी थिकनेस चल जाती है। टाइल वर्क की बात करूँ तो विंडो फ्रेम प्लास्टर के बाद दोस्तों आपको टाइल वर्क स्टार्ट कराना है। फ्लोर पे स्टार्ट करा लो, ठीक है, वॉल पे स्टार्ट करा लो, सारा करा लो, ठीक है। ध्यान रखें कि कहीं कोई सर्विसेज का काम रह तो नहीं गया है, क्योंकि प्लास्टर के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है फ्लोर से भी हम ले जाते हैं, ठीक है। फ्लोरिंग कंप्लीट कर लें, उसके बाद फ्लोरिंग के बाद दोस्तों डोर फिक्स कर लें। डोर फिक्स करने के बाद ही आप दोस्तों वायरिंग करोगे, लाइट लगाओगे, ठीक है। लेकिन वायरिंग और लाइट लगाने से पहले दोस्तों प्राइमर तक अपना वॉल कंप्लीट जरूर कर लो, ठीक है। वायरिंग और लाइट लगाने के बाद आप, जैसे मैंने आपको बताया कि पेंट से पहले आपको डोर जरूर फिक्स करना है। डोर फिक्स करके वायरिंग लाइट लगा के फिर आप एक कोट को रख लोगे। फिर लास्ट में जैसे ही सारी जो मशीनरी है, AC, फैन, स्विचेज, स्विच बॉक्स, ये सब इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी फाइनल कोट पेंट की लगा सकते हो। कहीं कहीं पे क्या होता है दोस्तों, SS की रेलिंग लगाते हो तो SS की रेलिंग थोड़ा इसी स्टेज पर लगाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे केमिकल का यूज़ किया जाता है। अगर आप इटालियन मार्बल लगा रहे हो या कोई और पत्थर लगा रहे हो जिसकी एसिड से क्लीनिंग होगी तो वहाँ पर उस पर रस्टी होने का डर रहता है, ठीक है दोस्तों। अब आता है दोस्तों हैंडओवर का स्टेज। अब इसमें क्या है, किचन है तो किचन में होब, चिमनी सब वगैरह फर्नीचर का काम करा लो, ठीक है। उसके बाद मेन डोर पर कोई लॉक वॉक आने, आजकल जो है VDP वीडियो डोर फोन आ रहे हैं वो लगवा लें, वीडियो डोर फोन लॉक लगवा लें। तो उसके बाद आप अपना हॉब इंस्टॉल करा रहे हैं। अगर गैस की सर्विसेज है तो गैस का सप्लाई करा लें, ठीक है। ये सब काम कराने के बाद आप अपने घर को लॉकअप करके क्लाइंट को हैंडओवर दे सकते हो। इस तरह से ये स्टेज अगर आप दोस्तों फॉलो करोगे तो ज़रूर हमें मिस करोगे कि हाँ वास्तव में इस वीडियो को देखकर हमने बहुत पैसा बचाया है और बहुत हेडेक बचाई है। अच्छा, इस ओवरऑल वीडियो में दोस्तों ये ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट जरूर बहुत अच्छा समझ आया, जिससे कि एकदम माइंड में क्लिक हुआ हो कि हाँ ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो दोस्तों विदा लेते हैं। आई थिंक ये वीडियो लंबा हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।